नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज का इस्तीफ़ा हो जाए और बहुत लंबा समय उनको जॉब करते नहीं हुआ। 2018 में उन्होंने ज्वाइनिंग की हो और 2024 में आते आते उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े में केवल 3 लाइनें लिखी गई। हालांकि बाद में उनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि लोग अटकल लगा रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ सकता हूं, लोग अटकल लगा रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूं, लोग अटकल लगा रहे हैं कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करने जा रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा हूं। ये सब निराधार है, इसके पीछे की कोई पॉलिटिक्स कोई बात नहीं है। मैंने इस्तीफ़ा तो दे दिया है, लेकिन हम सब जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है कि इसके पीछे जो भाव है वो बड़ा क्लियर है और इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी ख़तरनाक है। ममता बनर्जी के चित्र का मामला है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में चल रहा है। एक अदालत, हाई कोर्ट की एक सिंगल जज की अदालत सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन लिखता है। एक बात समझ लीजिए कि हमारे देश के अंदर एक चीज़ बहुत स्वाभाविक है और कोर्ट भी उसको स्वीकार करता है। कहता है इन्वेस्टिगेशन करवाने में कोई बुराई नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी कर रही हो, अगर उस एजेंसी से असंतुष्ट है कोर्ट, तो कोर्ट भी सीबीआई या ईडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख सकता है। खासतौर से सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख सकता है। उस राज्य में, जिस राज्य में जुरिडिक्शन सीबीआई का लगता हो या ना लगता हो। सीबीआई के जुरिडिक्शन इसलिए बात कही जाती है क्योंकि सीबीआई दिल्ली स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई बनी है, यानी कि वो केंद्र की एजेंसी थी और सीबीआई मतलब केंद्र की एजेंसी थी और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए केंद्र की एजेंसी जो क्रिमिनल मामलों में इन्वेस्टिगेशन करेगी, केंद्र अगर कई एक राज्यों में कोई बात है तो ऐसी परिस्थिति में, या फिर कोई स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन करना हो, तो फिर वो केंद्रीय एजेंसी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और केंद्रीय एजेंसी उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। देश के बाहर भी अगर कोई मामला जाता है, मतलब हमारे देश के अलावा दूसरे देशों से भी अगर लिंक है, तो सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। यही कारण है कि इंटरपोल के सदस्य के रूप में सीबीआई का डायरेक्टर ही वहाँ जाता है। यानी कि अगर कोई विदेशी मामला हमारे यहाँ से लिंक पाया जाता तो सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन करती। ऐसे में राज्य अपने यहाँ सीबीआई का जुरिडिक्शन लगवा सकते हैं और कह सकते हैं कि हम अगर चाहें तो सीबीआई को कर दें। कुछ मामलों में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर भी सकती है, लेकिन राज्य अगर असंतुष्ट होते हैं किसी बात को लेकर अपनी पुलिस से, तो वो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख देते हैं। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन लिखने का मतलब केंद्र की होम मिनिस्ट्री उसको अप्रूवल देगी तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर होम मिनिस्ट्री उसको अप्रूवल नहीं देगी तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त बाद में जब इन राज्यों ने अपने यहाँ सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन रोक दिया और कहा कि हमारी कंसेंट हम विड्रॉ करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति के बावजूद अगर कोई 2 राज्यों का मामला होगा तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। राज्य अपना मैटर उनको नहीं दे सकते, वो अलग बात है, लेकिन हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन उसमें लगता है। हाई कोर्ट सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन लिख सकती है और हाई कोर्ट किसी के लिए भी कहीं भी इन्वेस्टिगेशन लिख सकती है। हाई कोर्ट को लगता है तो वो कोर्ट भी ट्रांसफ़र कर देता है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो वो एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रायल ट्रांसफ़र कर देता है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी जो वो चाहें। क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोर्ट के सहायक के रूप में काम करती है। कोर्ट के सहायक के रूप में मतलब ये आता है कि जो मामला अगर सारे के सारे फैक्ट कोर्ट के सामने हैं तो वो सू मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं, वो कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके दे तो भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और अगर सू मोटो कॉग्निजेंस लिया है या फिर कॉग्निजेंस लिया है कंप्लेंट पर और उनको आवश्यकता पड़ती है कि इन्वेस्टिगेशन करवाना है, तो कॉग्निजेंस लेने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। ये एक कोर्ट, चूँकि डिसीजन कोर्ट को लेना है, निर्णय कोर्ट देगा, कोर्ट सजा देगा, इसलिए कोर्ट के सामने फैक्ट आने ज़रूरी हैं। और कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो केवल एजेंसी ला कर दे सकती है, सरकार ला कर दे सकती है, कोई स्पेशलिस्ट एजेंसी दे सकती है, कंप्लेनेंट नहीं दे सकता या कोर्ट स्वयं में नहीं ले सकती है। सू मोटो कॉग्निजेंस भी लेती है तो उसको आवश्यक नहीं है कि वो उस मामले में सारे फैक्ट उसके पास हों। तो ऐसी परिस्थिति में वो फैक्ट इकट्ठा करने के लिए, तथ्यों को, एविडेंसेस को इकट्ठा करने के लिए किसी भी एजेंसी से कहता है कि आप हमें एविडेंस इकट्ठे करके दो। तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन लिखना ये एक आम बात है। अगर स्टेट एजेंसी से कोई खुश नहीं है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख देता है।
अभिषेक बनर्जी के मामले में ऑनरेबल जस्टिस गंगोपाध्याय ने यही किया और उनकी अदालत में मामला अभिषेक बनर्जी के खिलाफ था। अभिषेक बनर्जी वहाँ घोटालों में इन्वॉल्व हैं। अब इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? हाई कोर्ट अगर कहेगा इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस करेगी, तो हम सब जानते हैं लोकल पुलिस तो सरकार के अंडर में आती है, और लोकल पुलिस अगर सरकार के अंडर में आती है तो कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, मतलब कैसे सही इन्वेस्टिगेशन होगा? ऐसी परिस्थिति में कोई न्यूट्रल एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन कराया जाना चाहिए। तो ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख दिया कि भाई इन मामलों की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करी जाए। इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं कर रहे थे, कॉग्निजेंस खुद नहीं ले रहे थे, कोई सजा भी स्वयं में नहीं दे रहे थे, केवल इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे, ऐसा उन्होंने आदेश दे दिया। अब सिंगल जज के आदेश को पलटने के लिए एक तरीका है लेटर्स पेटिशन। लेटर्स पेटिशन के लिए एक मेमोरेंडम होना चाहिए, अदरवाइज हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अगर कहीं रिवीजन फाइल हो सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के इंटरलोकेटरी इस तरह के ऑर्डर्स के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील हो सकती, उसको लेटर्स पिटीशन अपील कहते हैं। लेकिन उसके लिए चीफ जस्टिस के पास एक मेमोरेंडम जाएगा और चीफ जस्टिस उस मामले को किसी बेंच को ट्रांसफ़र करेगा, 2 जजों की बेंच को, या फिर फुल बेंच को करेगा, और फुल बेंच या 2 जजों की बेंच उस पर देखेगी कि जो आदेश दिया गया है वो कितना लीगली वेरीफाइड है। अब अगर ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख दिया किसी मामले में, तो फिर उस पर कोई डबल बेंच स्यू मोटो एक्शन नहीं ले सकती या सुनवाई नहीं कर सकती। हुआ क्या, ऑनरेबल जस्टिस सेन जो दूसरी अदालत में बैठे थे, वो डबल बेंच की अदालत में वहाँ के एडवोकेट जनरल गए और उन्होंने कहा कि साहब फला फला कोर्ट ने सुबह ऐसा आदेश कर दिया है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख दिया जाए, इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है, आप रोक दीजिए। ऑनरेबल जस्टिस सेन की अदालत ने उसको स्टे कर दिया। अब देखिए उल्लंघन करने वाला कौन है? उल्लंघन करने वाले ऑनरेबल जस्टिस सेन है। जस्टिस सेन को स्टे करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि चीफ जस्टिस ने उनको मामला रोस्टर ना किया हो, फॉरवर्ड ना किया हो, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस सेन ने कर दिया। ऑनरेबल जस्टिस सेन ने जब उसको स्टे कर दिया तो ऑनरेबल जस्टिस उस समय, मतलब आज तो वो रेजिग्नेशन दे चुके हैं, अभिजीत गंगोपाध्याय ने उस पर कॉग्निजेंस लिया और कहा कि इनको ये करने का अधिकार नहीं था और इसलिए मेरा आदेश इसमें प्रिवेल करेगा। ये सब वहाँ चल रहा था। इतने में ऐसा आरोप लगाया गया कि ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का किसी ने इंटरव्यू ले लिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, और जो भी उन्होंने अच्छा खराब कहा हो उन्होंने वो कर दिया। ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का जो आदेश था, जिसमें उन्होंने जस्टिस सेन की बात भी कही थी कि आपको अधिकार नहीं है किसी भी बेंच को, जिसमें उन्होंने जस्टिस सिन्हा की कोर्ट की भी बात कही थी कि वो सुन रही थी मैटर, तो ऐसे मामले में ऑनरेबल जस्टिस सेन ने उनको भी कहा था कि जरा सा पॉलिटिकल पार्टी को ध्यान में रखो, ये बंगाल की पार्टी है और बंगाल की पार्टी को, यानी कि जो सरकार है, सरकार के खिलाफ या ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई आदेश नहीं करना चाहिए। ये बात उन्होंने ऑर्डर में लिख दी है कि भाई ये आप कर रहे हो। अब ये जो ऑर्डर ऑनरेबल जस्टिस गंगोपाध्याय का था, ये सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने सुनवाई करी। उन्होंने कहा इस मामले में जो अपील उन्होंने सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये इस मामले में मैं पहले रजिस्ट्रार को लिखता हूँ, क्या है, क्योंकि सामने वाले ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि साहब उन्होंने प्रेस इंटरव्यू दिया था, प्रेस में जाकर इंटरव्यू दे दिया था, जो कि लीगल एथिक्स के खिलाफ है। कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेस में नहीं जा सकता। वो अलग बात है कि वो 4 जजेस पहले चले गए थे ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा राम मंदिर और 370 का केस डेली हियरिंग में सुनने वाले थे, लेकिन लोग चले गए थे और वो जाकर उनका विरोध कर दिया था कि रोस्टर गलत तय किया जा रहा है। इस बात को लेकर लोग जो कांग्रेस राज्यसभा में भी चली गई थी कि ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा का महाभियोग लाया जाए। ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा प्रेशर में भी आ गए थे और प्रेशर का परिणाम ये निकला था कि उन्होंने दोनों केसेस की सुनवाई जो डेली हियरिंग की थी वो पोस्टपोन कर दी थी, अपनी प्रायोरिटी बताते हुए मेरी प्रायोरिटी दूसरी है। लेकिन ये दबाव उनके ऊपर बनाया गया था, तो वो प्रेस में चले गए। जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस थे, कोई बात नहीं, वो तो कोई समस्या की बात नहीं। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय प्रेस में
इंटरव्यू में कोई प्रश्न कर दिया, उन्होंने जवाब दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को लिखा कि इनका जो आदेश है, यानी कि जो इंटरव्यू वाला मैटर है, मैं पता करना चाहता हूँ वाकई में इंटरव्यू क्या हुआ और इंटरव्यू की स्क्रिप्ट हमको भेजी जाए और बताया जाए कि क्या इन्होंने वहाँ लोकल बंगाली मीडिया को स्टेटमेंट दिया है कोई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये आदेश जब रजिस्ट्रार के पास गया तो फिर ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट को एक आदेश दिया सुमोटो, और आदेश में उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ जो इंटरव्यू की बात कही जा रही है उसकी स्क्रिप्ट हमको भेजी जाए। अब स्क्रिप्ट हमको भेजी जाए कि भाई क्या स्क्रिप्ट लगाई है रजिस्ट्रार ने, वो स्क्रिप्ट हमको भेजिए। और ये एक जुडिशल ऑर्डर था, यानी कि हाई कोर्ट के जज का जुडिशल ऑर्डर। एक बात समझ लीजिए, हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट की बेंचों को ऑर्डर नहीं दे सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार को आदेश दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को आदेश दे सकता है, और अपनी कोर्ट को तो देता ही देता है। इसलिए चूंकि ये जुडिशल ऑर्डर था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी जनरल बाध्य था कि वो ऑनरेबल जस्टिस गंगोपाध्याय को इसकी जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच इस आदेश के खिलाफ आनन फानन में देर रात तक बैठी कि भाई ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश का पालन सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जुडिशल ऑर्डर था, इसलिए रजिस्ट्रार तो कुछ कर नहीं सकता और सेक्रेटरी जनरल भी कुछ नहीं कर सकता, तो फिर उसका जुडिशल ऑर्डर ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच देर रात में बैठी सिर्फ ये देखने के लिए, तो जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर से स्टे किया गया और ये कहा गया कि ये प्रोफेशनल एथिक्स का उल्लंघन है, ये जुडिशल डिसिप्लिन का उल्लंघन है। ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को ये कहा कोर्ट ने कि ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने प्रेस इंटरव्यू दिया है और इस बात को कंफर्म किया जाता है, इसीलिए उन्होंने उस प्रेस इंटरव्यू की जो स्क्रिप्ट कॉपी लगाई गई तो उसको मांग लिया था कि हमें दो। इसके बाद जब स्टे हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो केस अपने पास रिमांड कर लिया था, और जस्टिस गंगोपाध्याय भी यही चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले को अपने पास रिमांड कर ले और वो उसको देखे, क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट में सिंगल जज करता है, डबल बेंच रोक देती है और ये सब चल रहा है, तो कोई विवाद पैदा ना हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसको सुने। सुप्रीम कोर्ट ने सुनते हुए केस को रिमांड भी कर लिया था, जस्टिस गंगोपाध्याय को रोक भी दिया था। जस्टिस गंगोपाध्याय के खिलाफ जब ये आ गया कि उन्होंने प्रेस इंटरव्यू दिया है, तो ऐसे मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखते हुए उन्होंने कहा कि एक फ्रेश बेंच को ये मैटर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। ऑनरेबल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय इसमें बायस हैं क्योंकि वो प्रेस इंटरव्यू देते हैं और वो जुडिशल एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन मज़े की बात ये थी कि जो ऑनरेबल जस्टिस सेन ने आदेश किया था जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश के खिलाफ, उस पर मुझे नहीं संज्ञान है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान भी लिया है या कोई आदेश किया है या कोई एक्शन लिया है। जबकि प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ अभिजीत गंगोपाध्याय साहब का ऑर्डर था, इसमें कोई शक नहीं है कि वो प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है क्योंकि प्रेस में जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस सेन का जो आदेश था गंगोपाध्याय साहब के आदेश को रोकने का, वो प्योर जुडिशियल डिसिप्लिन एथिक्स मतलब डिसिप्लिन के खिलाफ था। जुडिशियल डिसिप्लिन के खिलाफ होने के नाते ऑनरेबल जस्टिस सेन के खिलाफ कोई एक्शन मुझे नहीं लगता लिया गया। ये सब चल रहा था, इतने में ऑनरेबल जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस्तीफ़ा दे दिया। क्यों इस्तीफ़ा दे दिया? क्योंकि ये जुडिशल जो हो रहा था, जुडिशल प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से कोई फंस रहा था तो कोई बच रहा था। प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से बेंच ट्रांसफ़र हो रही थी, जस्टिस गंगोपाध्याय को रोका जा रहा था, लेकिन जस्टिस सेन के खिलाफ कोई आदेश नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों से तंग आकर, ये भी संभव है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको बुलाकर कुछ कहा हो और उनसे केस रिमांड कर ही लिया था। इसलिए इन सब चीज़ों से मन बिल्कुल निश्चित रूप से ख़राब हुआ, तो सभी का होता है, किसी का भी हो सकता है। उनका मन ऐसा खराब हुआ कि परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने पद से, सिटिंग हाई कोर्ट जज के पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया, और इस्तीफ़ा अपना देते हुए
बाद में उनका जो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा जो पॉलिटिकल पार्टी और ये वो इसके लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाने जा रहा हूँ, ऐसी कोई संभावना नहीं, हम पहले अभी तसल्ली से सोचेंगे कि आखिर हमें करना क्या है। मुझे लगता है कि हमारे देश में इस समय जुडिशल रिफॉर्म भी मांगा जा रहा है, हमारे देश में इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की भी आवश्यकता है और हमारे देश में लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की भी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ही चल रहा है और हमारे देश में जुडिशल सिस्टम भी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया ही चल रहा है। ये इनका भारतीकरण कब और कैसे हो, इसके लिए कब भारत सरकार सोचेगी, कब कब लेजिस्लेशन सोचेगा, कब जनता सोचेगी, कब इसकी डिमांड आएगी और कब वो होगा, ये बात अभी विचार करने की है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी रिफॉर्म की आवश्यकता है। जस्टिस गंगोपाध्याय का इस्तीफ़ा अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये सब भविष्य की बात है। क्या होगा परिणाम हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।